Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss our very important topic which is single source shortest path which is also SSSP. ये क्या करता है, जब हमारे पास कोई भी हमें पाथ निकालना होता है बहुत सारे नोड्स के बीच में और हमारे पास सिर्फ एक सिंगल सोर्स है, तब हम इस टेक्निक का यूज करते हैं विच इज सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ. इसके अंदर क्या होता है, हम शॉर्टेस्ट पाथ निकालते हैं बहुत सारी वर्टिसेस के बीच में. और ये कब निकालते हैं, जब हमारे पास सिर्फ सोर्स होगा, सिर्फ एक सोर्स होगा और जो हमारा ग्राफ होगा वो हमेशा वेटेड होगा. वेटेड मतलब दो एजेस के बीच में, दो वर्टेक्स के बीच में हमारे पास हमेशा वेट मेंशन होगा कि इसमें कितना डिस्टेंस हो सकता है. अब इस सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ के अंदर में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी पढ़ते हैं विच इज रिलैक्सेशन. रिलैक्सेशन भी हमारा SSSP में आता है. ये क्या बताता है कि कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं हमारे करंट एस्टिमेट को, ताकि हम डिस्टेंस निकाल सके, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल सके एडजेसेंट मैट्रिसेस के बीच में. ये क्या करता है, मान लो हमें U से V किसी वर्टेक्स में जाना है, तो U से V वर्टेक्स के बीच में हमारे पास कोई वेट मेंशन होगा हमें विच इज WUV. तो ये क्या करता है, वो अपडेट करता है. अब उस रिलैक्सेशन को हम मेंशन मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हम इसमें देखते हैं. इसमें क्या करता है, हमें पता है कि हमें अगर कोई नोड, हमारे पास दो नोड है U to V. अब U to V जाते टाइम हमारे पास कोई वेट भी हमें मेंशन होगा, तो डिस्टेंस क्या होगा, U प्लस वेट बिटवीन U to V हमेशा कम होना चाहिए डिस्टेंस फ्रॉम V से. तो जब ये क्या करेगा, फिर वो अपडेट कर देगा. अगर ऐसा है वो अपडेट कर देगा V को. V अपडेट होने के बाद क्या हो जाएगा, डिस्टेंस V का डिस्टेंस ऑफ U मतलब डिस्टेंस ऑफ U प्लस वेट ऑफ UV, तो वो प्लस हो जाता है. तो ये क्या करता है, ये कब यूज होता है, जब पाथ ऑफ U इज शॉर्टर होता है और डिस्टेंस जो हमारा V का होता है वो अपडेट हो जाता है. अब ये सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ में ना हम ना दो टेक्निक्स, जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट टू टेक्निक्स है उसको पढ़ते हैं विच इज डिजकस्ट्रा एल्गोरिथम एंड बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिथम. और लास्ट में हम इसको डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ का मतलब हमारे पास कोई ग्राफ है तो उसमें हमें एक साइकिल बनी हुई है और हर एक के बीच में साइकिल बनी है और हर एक के बीच में एडजेसेंट है, वो एक दूसरे के आसपास है. मेनली हम इसके अंदर दो टेक्निक्स ही पढ़ते हैं, डिजकस्ट्रा एंड बेलमैन-फोर्ड. डिजकस्ट्रा बेलमैन-फोर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और इसके अलावा हम एक और टेक्निक पढ़ते हैं जो हमारी ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ के अंदर आती है, वो हम आगे देखेंगे. अब हमें पता है हमारी ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ के अंदर क्या होता है, हमें एक शॉर्टेस्ट पाथ निकालना होता है हर एक नोड के बीच में, मतलब हर एक नोड के बीच में हम इसके अंदर निकालते हैं. इसके अंदर कोई सिंगल सोर्स का कॉन्सेप्ट नहीं होता, इसके अंदर काफी सारे सोर्स हो सकते हैं. मतलब ये कब हम यूज करते हैं, जब हमारा जो ग्राफ होता है बहुत ज्यादा डेंस होता है, बहुत ज्यादा बड़ा और इधर उधर वाला होता है और इसके अंदर ना मल्टीपल सोर्सेज हो सकते हैं, सिंगल सोर्स होते हैं, मल्टीपल सोर्स होते हैं, तब हम इस ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ टेक्निक को यूज करते हैं. अब इसके अंदर ना हम एक टेक्निक बेसिकली यूज करते हैं विच इज फ्लोयड-वार्शल एल्गोरिथम. और इसके अंदर हम क्या निकालते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी यूज करते हैं. तो फ्लोयड-वार्शल एल्गोरिथम इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है. और हमने अभी पढ़ा, हमने बेलमैन-फोर्ड पढ़ा और हमने क्या पढ़ा, हमारी डिजकस्ट्रा एल्गोरिथम. तो फर्स्टली हम देखेंगे व्हाट इज डिजकस्ट्रा एल्गोरिथम. अब हमारे डिजकस्ट्रा एल्गोरिथम को हम ग्रीडी एल्गोरिथम भी बोल सकते हैं और ये इंट्रोड्यूस की थी एल्डरसन W डिजकस्ट्रा ने 1956 में. ये होता है, ये एक पॉपुलर एल्गोरिथम है जिसके अंदर हम शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम्स को यूज करते हैं जब हमारे पास नोड्स के बीच में पॉजिटिव वेट होता है. इसके अंदर कोई भी नेगेटिव वेट नहीं आना चाहिए, इसके अंदर कोई भी साइकिल फॉर्म, इसके अंदर हमेशा हमारे पास नॉन नेगेटिव एजेस होनी चाहिए, मतलब पॉजिटिव एजेस होनी चाहिए. ये तब हम इसको यूज करते हैं टेक्निक को. अब इस टेक्निक को हम क्यों यूज करते हैं, इसकी यूजफुल नीड क्या है, हमें शॉर्टेस्ट पाथ निकालना होता है जब हमें दो पॉइंट्स के बीच में, तब हम डिजकस्ट्रा एल्गोरिथम को यूज करते हैं. और जब हमें कोई भी रूटिंग प्रोटोकॉल्स को यूज करना है, फॉर एग्जाम्पल मैप्स वगैरह में, ताकि हम सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ जा सके, तब हम इस डिजकस्ट्रा एल्गोरिथम को यूज करते हैं. अब डिजकस्ट्रा एल्गोरिथम दोनों डायरेक्टेड और डायरेक्टेड दोनों हो सकती है, तो वो कैसे यूजफुल होती है वो हम देखेंगे. डिजकस्ट्रा डायरेक्टेड और डायरेक्टेड दोनों हो सकती है. डायरेक्टेड मतलब वो डायरेक्शन है, मतलब वहाँ पे एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन है कि हम सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ, हमें एरो, हमें डायरेक्शन पता है कि हमें इस तरफ ही जाना है. एक होता है अडायरेक्टेड ग्राफ. अडायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, जिसके अंदर हमें कोई भी डायरेक्शन नहीं दे सकती. मान लो हमारे पास कोई ग्राफ बना हुआ है, इसके अंदर हमें कोई भी डायरेक्शन नहीं पता कि ये वाली नोड इस तरफ जाएगी, इस तरफ जाएगी या किस तरफ जा रही है. तो इसके अंदर हमें कोई भी नो डायरेक्शन है इसके अंदर, लेकिन इस वाले के अंदर हमें डायरेक्शंस ऑलरेडी गिवन होती है, तो ये हमारे पास डायरेक्टेड हो जाता है, ये हमारे पास अडायरेक्टेड हो जाता है. ये क्या करता है, अब इस अडायरेक्टेड के अंदर, अनडायरेक्टेड के अंदर हमारे पास फॉरवर्ड बैकवर्ड हम दोनों तरफ जा सकते हैं, और लेकिन इसके अंदर जो डायरेक्शन स्पेसिफाइड होती है हम सिर्फ वहीं जा सकते हैं. अब हमें पता है जो डिजकस्ट्रा एल्गोरिथम है वो उन्हीं ग्राफ के लिए काम करता है जो नॉन नेगेटिव एजेस होते हैं. नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव एजेस होती हैं. और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो क्या होती है, O(E) log V. E रिप्रेजेंट एजेस एंड V रिप्रेजेंटेड वर्टिसेस. अब इसकी अगर हम स्टेप्स की बात करें, मतलब इनके एल्गोरिथम की बात करें, तो सबसे फर्स्टली हम क्या करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इनिशियलाइज करते हैं. इनिशियलाइज कैसे करते हैं, हमारे पास हमें पता है एक सोर्स होगा,
एक डेस्टिनेशन होगी। सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको पहले हम 0 लेट कर देंगे, और बाकी जो सारे डिस्टेंस है, मान लो बहुत सारे डिस्टेंसेस हैं, अब इन बाकी सब डिस्टेंसेस को हम इनफाइनाइट कर देंगे, क्योंकि हमें नहीं पता, हमें पता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रायोरिटी क्यू बनाएंगे जिसके अंदर हम सारे वर्टिसेस को स्टोर कर देंगे। सेकंड हमने पढ़ा था हमारे शॉर्टेस्ट पेयर वाले पाथ में कि हमें इस रिलैक्सेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। रिलैक्सेशन के कॉन्सेप्ट में हमने 2 फॉर्मूले पढ़े थे। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं वर्टेक्स को जिसका स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होगा प्रायोरिटी क्यू में, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक्सट्रैक्ट कर लिया। उसके बाद हम फॉर्मूला लगा देंगे डिस्टेंस u प्लस वेट, अगर लेस है डिस्टेंस v से तो हम क्या करते हैं, अपडेट कर देते थे डिस्टेंस v के डिस्टेंस को, ठीक है। उसके बाद ये प्रोसेस ये रिपीट तब तक होता रहेगा जब तक जो हमारा प्रायोरिटी क्यू है वो एम्प्टी नहीं हो जाता। तो इस वे में हम हमारी पूरी डिजकस्टर एल्गोरिथम को यूज करते हैं। हम इसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग एन एग्जांपल, इसके एप्लीकेशंस देखेंगे। अब आगे हम देखते हैं। अब हमें पता है अगर हम इसके एप्लीकेशंस की बात करें, मतलब हमारे डिजकस्टर वाले की एप्लीकेशन की बात करें, तो ये हम मैप्स में शॉर्टेस्ट पाथ निकालने के लिए यूज करते हैं, नेटवर्क रूटिंग में यूज करते हैं जब हमें पाथ सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ जाना था तब हम इसको यूज करते हैं, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, मतलब कौन सा प्रोजेक्ट किस फ्लो में काम करेगा, मतलब उस फ्लो को डिस्क्राइब करने के लिए तब हम डिजकस्टर एल्गोरिथम का यूज करते हैं। अगर हम देखेंगे कैसे हम डिजकस्टर एल्गोरिथम को यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग एन एग्जांपल, तो हम देखते हैं। जैसे मेरे पास कोई एग्जांपल दे रखा है, इसमें बहुत सारे रूट्स हैं, बहुत सारी नोड्स हैं, बहुत सारी एजेस है, और उनके वेट्स हमें स्पेसिफाइड कर रखे हैं। बट ये जो पूरा हमारा एग्जांपल है वो अनडायरेक्टेड है। अनडायरेक्टेड का मतलब इसके अंदर कोई भी हमें डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं है, तो मतलब हम फॉरवर्ड भी जा सकते हैं और बैकवर्ड भी जा सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारा सबसे पहले काम क्या था, हमें इनिशियलाइज करना है। इनिशियलाइज करके हम क्या करेंगे, 1 से शुरू करेंगे, कोई भी एक नोड से शुरू करेंगे और सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ उसको 0 स्पेसिफाइड कर देंगे और बाकी सबको इनफाइनाइट स्पेसिफाइड कर देंगे। और ये सब काम कहाँ होता है, सारा प्रायोरिटी क्यू में काम होता है। तो प्रायोरिटी क्यू हम स्टैब्लिश करेंगे। अब हमने हमारी एक प्रायोरिटी क्यू बना लिया। प्रायोरिटी क्यू में हमें पता है हमारा सोर्स जो होगा ना, हम 1 से सोर्स शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हमारे इसके अंदर सिर्फ हमारे पास 1 सोर्स होता है और बाकी सारी हमारी डेस्टिनेशन है। तो फर्स्टली अब हम देखेंगे, सबसे पहले हमारा इनिशियली काम क्या था। इनिशियली हमारा काम था कि हमने सारी नोड्स को इनफाइनाइट लेट कर देना है। तो सबसे पहले हमने डिस्टेंस सबका इनफाइनाइट कर दिया। सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या होगा, अब हम देखेंगे 1 से 2 की तरफ क्या डिस्टेंस हो रहा है। अगर हम 1 से 2 की तरफ का डिस्टेंस देखें, 1 से 2 की तरफ देखें तो 1 से 2 जाते हुए हमारे पास 7 आ रहा है। 1 से 3 देखें हमारे पास डायरेक्टली 9 आ रहा है। 1 से 4 अगर हम देखें डायरेक्टली हमारे पास 1 से 4 कुछ नहीं है, तो हम इसको इनफाइनाइट कर देंगे। 1 से 5 अगर हम देखें तब भी हमारे पास डायरेक्टली हम 1 से 5 नहीं जा पा रहे, तब हम इसको इनफाइनाइट कर देंगे। और अगर हम अब 1 से 6 देखें, 1 से 6 अगर हमारे पास आ रहा है डिस्टेंस, तो हम उसको 14 लिख देंगे। अब हम ये देखेंगे कि हम ऐसे कोई लिंक्स डेवलप कर दें कि हम उससे कोई भी वाया जा सके। अब वाया अगर हम जा रहे हैं, वाया जाने में भी हमें ये देखना है कि हम शॉर्टेस्ट लें। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 1 से 2 ही 1 से डायरेक्टली हमने जा रहे थे, 7 तो एज इट इज रह जाएगा, क्योंकि वो 1 से 2 हम डायरेक्टली जा पा रहे थे। 1 से 3 भी हम डायरेक्टली जा पा रहे थे, 9 डिस्टेंस आ रहा। लेकिन अगर हम 1 से 4 की बात करें, अब 1 से 4 के हमारे पास काफी सारे डिस्टेंस हो सकते हैं। 1 से वाया 3 जा सकते हैं, वाया 2 जा सकते हैं, वाया 6 जा सकते हैं। ये तो हमारा बहुत लंबा पड़ जाएगा, है ना। तो अब अगर हम 1 से 3 पे बात करें, 1 से 3 पे अगर हम 9 + 11 करें 20 बनता है हमारे पास। सिमिलरली अगर हम 1 से 2 की बात करें तो 15 + 7 हमारे पास क्या बनता है, वो हमारा 22 बनता है। तो 20 और 22 मतलब 1 से 2 जाना हमें ज्यादा बेनिफिशियल होगा, तो हम यहाँ पे 22 लिख देंगे। 1 से 5 एज इट इज उसका इनफाइनाइट, और 1 से 6 वाला तो एज इट इज कॉन्स्टेंट रहेगा विच इज 14। अब हम अगर देखें, अगर हम 1 से 2 से 3 पे जा रहे थे, 1 2 3 जा रहे थे, तो 7 एज इट इज रहेगा, 9 एज इट इज रहेगा हमारा, ठीक है। उसके बाद अगर हम 1 2 3 जाए और हमारा 1 2 4 जाना है, तो 1 2 4 जाने के लिए 1 2 और 3 1 2 3, और हमें पता था कि हमें एक 20 आ रहा था, एक 22 आ रहा था, तो हम इसको अपडेट करके हम यहाँ पे 20 लिख देंगे, क्योंकि वो हमारा मिनिमम था और हमें हमेशा डिस्टेंस हमारा मिनिमम ही कैलकुलेट करना है। उसके बाद 1 से 5 की अगर बात करें, वो तो हम अभी इनफाइनाइट लेंगे क्योंकि उसको हम आगे एस्टेब्लिश करेंगे। उसके बाद अगर हम 1 से 6 की बात करें, 1 से 6 के लिए अब हमें पता हमारा जो 14 डिस्टेंस है उसको हम अपडेट कर सकते हैं। कैसे अपडेट कर सकते हैं, 1 से 6 जाते टाइम वैसे तो हमारा डायरेक्टली लिंक 14 था, लेकिन अगर हम वाया 3 ले, अगर हम 1 2 3 to 6 जाए, 1
2 3 to 6 जाएं तो हमारा डिस्टेंस क्या बन जाएगा 9 + 2 विच इज 11। तो हमारे मिनिमम डिस्टेंस होगा तो हम 14 को अपडेट करके यहाँ पे 11 लिख देंगे जो हमारा मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगा। तो मिनिमम जो भी डिस्टेंस हमारे अपडेट हो जाएंगे उनको तो सर्कल कर लेंगे। पर यहाँ पे भी 7 हमारा मिनिमम ही डिस्टेंस चल रहा था, हमारा 1 से 3 भी हमारा मिनिमम डिस्टेंस चल रहा था, तो ये तो हमारा अपडेट होगा। अब हमें 4 और 5 के लिए देखना है कि ये भी हमारे मिनिमम रहने चाहिए। अब अगर हम 4 और 5 की बात करें तो हमारा अब 4 के लिए डिस्टेंस हमेशा 20 रहेगा, क्योंकि हम कोई भी अगर रास्ते पे चले जाए हमारा जो मिनिमम रहेगा हमेशा 20 आएगा, तो हम 20 वाले को भी अब देख लेंगे। अब हमारी बात आती है 5 के लिए। अब हमें 1 to 5 जाना है। 1 to 5 के लिए हमारे क्या क्या डिस्टेंस हो सकते हैं। अगर हम 1 to 6 to 5 जाएं, हमारे पास काफी सारे 1 to 6 to 5 जाएं, या फिर 1 to 3 to 6, ये तो काफी बड़ा हो जाएगा हमारा। अगर हम 1 to 3 to 4 to 5 जाएं, ये भी बड़ा हो सकता है हमारा। और दूसरा अगर हम कोई डिस्टेंस ले 1 to 3 to 6 to 5, मतलब 1 to 6 to 3 to 5, तो हमारा डिस्टेंस क्या बनेगा 9 + 2 + 9, 9 + 2 + 9 विच इज 20। तो ये हमारा मिनिमम हो जाएगा। तो 1 से इनडायरेक्टली मतलब 1 to 3 to 6 to 5 अगर हम जाएं तो हमारा डिस्टेंस ये तो एज इट इज रहा है, ये भी 9, ये तो 20 ही रहेगा। 1 to 5 पे देख रहे तो हमारे क्या बन जाएगा, वो 20 बन जाएगा विच इज मिनिमम। तो इसको भी हम सर्कल कर लेंगे। तो ये सारा जो हमारा डिस्टेंस बन जाएगा ये सारा मिनिमम डिस्टेंस होगा जो हम किसी भी रूट के लिए कवर करेंगे इस अनडायरेक्टेड साइक्लिक ग्राफ के अंदर। तो अब हम इसको यूज करके हमारा एक पूरा साइकिल फॉर्म कर देंगे, जो हम अभी देखते हैं कैसे फॉर्मेशन होगी उसकी। तो ये जो हमने पूरा हमारा अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए बनाया बाय यूजिंग डिजकास्त्रा एल्गोरिदम, तो उसका जो हमारा पूरा ग्राफ बनेगा वो बन जाएगा ये कैसे बना हमें पता है। हमने पूरे 1 2 3 हमारा जो मिनिमम था वो 7 बन रहा था, तो हमें कुछ ऐसी साइक्लिक फॉर्मेशन करनी है कि वो सारा हमारा अनडायरेक्टेड बन जाए, उनके अंदर कोई भी साइकिल फॉर्म ना हो और वो सारा हमारा मिनिमम डिस्टेंस को शो करे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस डिजकास्त्रा पार्ट। अब हम देखेंगे हमारा सेकेंड एल्गोरिदम जो हम हमारी शॉर्टेस्ट पाथ के अंदर पढ़ते हैं, विच इज बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिदम। बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिदम क्या होती है, बेलमैन-फोर्ड के अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर भी हम शॉर्टेस्ट पाथ ही निकालते हैं, बट जो शॉर्टेस्ट पाथ होगी ना इसके अंदर हम नेगेटिव एजेस को ले सकते हैं। नेगेटिव एजेस का मतलब कि मान लो हमारा कोई ग्राफ है, इसके अंदर हमारी -11 हो गई, -7 हो गई, तो वो इसको तो डिटेक्ट कर सकता है, बट अगर इन सबको कैलकुलेट करके ऐड करके हमारा अगर साइकिल ही पूरी नेगेटिव में आ रही है तो वो उसको कैलकुलेट नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल अब हमें पता है डिजकास्त्रा के अंदर तो सब कुछ पॉजिटिव होना चाहिए, एजेस भी पॉजिटिव होनी चाहिए, हमारी साइकिल भी पॉजिटिव होनी चाहिए, अदरवाइज वो काम ही नहीं करेगी, तो उसकी डिसएडवांटेज थी। अब उसको ओवरकम करने के लिए हमने बेलमैन-फोर्ड के ग्राफ को इंट्रोड्यूस किया, जो हमारी नेगेटिव एजेस, जो हमारी बहुत सारी सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में वेटेड ग्राफ के अंदर नेगेटिव एजेस आती है, उनको कैलकुलेट करने के लिए हमने बेलमैन-फोर्ड को इंट्रोड्यूस किया। ये क्या करते हैं, हैंडल करते हैं नेगेटिव वेट्स को, बट ये हैंडल नहीं कर सकती नेगेटिव वेट साइकिल को। ये साइकिल को नहीं डिटेक्ट करेगी, साइकिल को कैलकुलेट नहीं करेगी अगर वो नेगेटिव है, लेकिन ये एजेस को एस्टैब्लिश कर सकती है। इसके फीचर्स क्या होते हैं, ये नेगेटिव एज वेट को तो ले सकती है बट ये डिटेक्ट कर लेती है साइकिल्स को डिटेक्ट तो कर सकती है बट उनको एस्टैब्लिश सॉल्व नहीं कर सकती। इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है OVE, V रिप्रेजेंट वर्टिसेस एंड हमारा जो E रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंट करता है एजेस को, और हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आता है हमारी वर्टिसेस के अंदर, मतलब OV। अब हम इसके एल्गोरिदम की अगर बात करें, अगर हम इसके स्टेप्स की, इसकी एल्गोरिदम की बात करें तो इसकी एल्गोरिदम कैसे आती है, सबसे पहले हम इनिशियलाइज करेंगे डिजकास्त्रा की तरह। में इनिशियलाइजेशन में क्या करते हैं, सबसे पहले वर्टेक्स को सोर्स पे 0 लेट कर देंगे और बाकी सबको इनफाइनाइट, और ये सब हम एक एरे क्रिएट कर देंगे जिसके अंदर हम उसको स्टोर करेंगे उनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को सोर्स से किसी भी और डेस्टिनेशन की तरफ। सेकंड स्टेप हमारा होता है रिलैक्सेशन, क्योंकि इसके अंदर रिलैक्सेशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ये प्रोसेस हम v माइनस अब 1 टाइम्स चलाएंगे। कब तक चलाएंगे, जब तक हमारा जो डिस्टेंस ऑफ u है प्लस w ऑफ जो सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ का डिस्टेंस है लेस देन नहीं हो जाता डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स की तरफ। मतलब हमारे पास 2 वेजेस वेट थी u v और इनके बीच का वेट, तो ये हमेशा वेट और इसका एज का प्लस हमेशा कम होना चाहिए इससे, और फिर हम अपडेट कर देंगे इस वाली वर्टेक्स को। तो हमारा फॉर्मूला था रिलैक्सेशन में, उसको हम यूज कर देंगे और ये डिटेक्ट कर रहे थे हमारी नेगेटिव एज साइकिल्स को। तो ये क्या करेगा, जब हम नेगेटिव एज साइकिल को डिटेक्ट कर देगा तो हमें एग्जिस्टेंस बता देगा कि वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। अब अगर हम इसके एप्लीकेशंस की बात करें तो ये रूटिंग और पाथ फाइंडिंग में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है, नेगेटिव साइकिल्स के डिटेक्शन के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। और जब हमें बहुत ज्यादा बेलमैन-फोर्ड जब हम क्यों यूज करते थे, तब जब हमें डिजकास्त्रा की जो सारी लिमिटेशन है उसको हटाना होता था, उसको कम करना होता था। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें कि इसके अंदर हम क्या क्या एग्जाम्पल्स यूज करते हैं वो हम देखेंगे।
अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने रिलैक्सेशन देखनी है कि हम कितनी बार उसको डिटेक्ट करते हैं। और रिलैक्सेशन हमेशा हम v-1 टाइम्स देते हैं, मतलब हमारे एजेस 3 है तो हम हमेशा रिलैक्सेशन 2 टाइम्स देखेंगे, 1 माइनस कर देंगे 2 टाइम्स। अब हम कैसे देखते हैं, सबसे पहले हमारा काम क्या था, सबसे पहले जो हम एज को डिटेक्ट कर लिया उसको 0 कर लो और बाकी सबको इनफाइनाइट कर लो, ठीक है। सेकंड हमारा जो उसके बाद क्या होगा, हम दोबारा नोट्स बना लेंगे A B C और वही पाथ को डिफाइन कर देंगे जो हमारा ऑलरेडी था 10, 20 और -30। अब जो 0 था, अब हमें पता है हम अब इसको कैसे, इसका एज कैसे, इसका वेट डिफाइन करते हैं बाय यूजिंग रिलैक्सेशन मेथड। रिलैक्सेशन का हमारा फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस ऑफ u प्लस वेट ऑफ uv हमेशा लेस होना चाहिए डिस्टेंस ऑफ v से। तो डिस्टेंस ऑफ u हमारे क्या है 0 प्लस वेट बिटवीन u a और b क्या हमारे पास 10 और डिस्टेंस ऑफ v क्या था हमारे पास 20, सॉरी इनफाइनाइट। तो 10 हमेशा कम होता है इनफाइनाइट से। अगर इसका आंसर यस आ रहा है तो जो इसका वेट होगा वो अपडेट होगा, मतलब इनफाइनाइट जो होगा वो अपडेट होके क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। सिमिलरली हम अगर इसकी बात करें, सी के लिए बात करें तो सिमिलरली सी के लिए अब हम यही देखेंगे इन नेक्स्ट स्टेप में। अब अगर हम देखें दोबारा से ए बी और सी, ए बी सी में दोबारा से हमने वही डिफाइन कर दिए उसके स्टेप्स को 20 और यहाँ से यहाँ तक क्या था -30। और हमें पता है u ये 10 था, 0 था, ये 10 था। अब ये 0 था, ये 10 था और हम ये तो हमारा इनफाइनाइट था, तो दोबारा से हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। डिस्टेंस ऑफ u क्या हमारे पास 10 है, वेट बिटवीन इन दोनों का क्या है 30 है और ये लेस देन, ये तो इनफाइनाइट ही था, मतलब 40 इज लेस देन इनफाइनाइट। तो इसका डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा हमारे पास, यस आ रहा है, तो इसका वेट भी हमारे पास, और dv का वेट क्या हो जाता है फिर उन दोनों का प्लस, मतलब d ऑफ u प्लस वेट ऑफ u कोमा v। तो d ऑफ u क्या हमारे पास 10 है और डिस्टेंस बिटवीन u कोमा v क्या है हमारे पास 20, तो इन दोनों को प्लस करके हमारे पास क्या आ जाएगा 30। तो जो c का नोड का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मतलब वेट क्या हो जाएगा विच इज 30। तो ये भी 30 होगा, मतलब इनफाइनाइट वाला हमने सारा कैलकुलेट कर दिया। हमने रिलैक्सेशन के यूज करके 2 स्टेप्स। अगर हमें नेगेटिव साइकिल को डिटेक्ट करना है, नेगेटिव साइकिल डिटेक्शन के लिए हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, बट जो हमारा आंसर था वो यहीं तक आना था। अब हम नेगेटिव साइकिल को डिटेक्ट करना है तो हम इसको 3rd टाइम और स्टेप करेंगे, क्योंकि R1 R2 था, R3 बार करते अगर तो वो ना तब तक करते रहेंगे जब तक ना ये कैंसिल होते होते ना नेगेटिव साइकिल में नहीं चला जाता। तो ये सारा तो हम हमारा इस बेलमैन फोर्ड के अंदर पढ़ते हैं। अब हमारे नेक्स्ट वाले अंदर उसके अंदर जाएंगे जिसके अंदर हम पढ़ते थे ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ। ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ के अंदर हम क्या देख रहे थे, हमारा फोर्ड-वॉर्शल के बारे में हम पढ़ेंगे। अब अगर हम फोर्ड-वॉर्शल जो हमारा ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ के अंदर आता है, अगर हम उसकी बात करें तो ये हम यूज करते हैं डायरेक्टेड और डायरेक्टेड दोनों ग्राफ्स के लिए, बट ये नेगेटिव साइकिल्स के लिए यूज नहीं होता। और जो ये फोर्ड-वॉर्शल एल्गोरिथम है ये यूज करते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग को, और ये 2 हमारे वो उन्होंने डिस्कवर किया था विचार, रॉबर्ट फ्लोड एंड स्टेफन वॉर्शल। तो इन दोनों के नेम्स के कॉम्बिनेशन से हमारी एल्गोरिथम बनी थी विच इज फोर्ड-वॉर्शल एल्गोरिथम। ये क्या करता है, ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एज वेट्स को डिटेक्ट कर सकता है। ये क्या करता है, हमें पता है सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ जाने के लिए हमारे पास बीच के भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। तो वो जो बीच के बहुत सारे स्टेप्स होते हैं ना उनको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट स्टेप्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं जब हमें कोई भी हमारे सोल्यूशन को एस्टैब्लिश करना होता है, क्योंकि बीच के स्टेप्स से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि क्या होता है इसका, अगर हम सूडो कोड की बात करें तो अगर हम k0 ले रहे हैं टू n-1, i0 ले रहे हैं टू n-j, तो जो हमारा जो फॉर्मूला बनता है डिस्टेंस ऑफ आई से लेके जे तक, क्योंकि आई और जे जो हमारा था वो था हमारे पास सोर्स टू डेस्टिनेशन। अगर हम डिस्टेंस सोर्स टू डेस्टिनेशन की तरफ निकालना है तो हम क्या करेंगे, मिनिमम डिस्टेंस लेंगे आई से जे के बीच में, कोमा किसके बीच में, तो मिनिमम लेंगे आई से के के बीच में और आई से के से जे के बीच में। इनका जो मिनिमम होगा तो उन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा आई से जे के बीच में। मतलब मान लो हमारे पास जो डिस्टेंस था हमें आई से जे के लिए निकालना है, तो आई से के बीच में क्या मिनिमम डिस्टेंस है और के से जे के बीच में क्या मिनिमम डिस्टेंस है, तो उन दोनों को प्लस करके हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन आई एंड जे। आई इज सोर्स नोड, जे इज डेस्टिनेशन नोड एंड के इज इंटरमीडिएट नोड। इंटरमीडिएट मतलब जो सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच का पाथ होता है उसको बोलते हैं इंटरनेट नोड। अब आगे हम इसके एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम बात करें तो उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है हमारी फोर्ड-वॉर्शल की होती है O(n)³। इसकी एडवांटेज क्या होती है, सिंपल होती है और इजी होती है, और ये ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ को एक सिंगल रन में ही एस्टैब्लिश कर देती है। इसकी डिसएडवांटेज क्या होती है, ये लार्ज ग्राफ के लिए हमें यूजफुल नहीं होती, और यहाँ जब हमें नेगेटिव वेट साइकिल्स आ जाती है तब हम इसको यूज नहीं कर सकते। अब इसके यूजेस क्या होते हैं, हम इसको नेटवर्क रूटिंग में यूज करते हैं, इसको ट्रांजिटिव क्लोजर्स में यूज करते हैं। जब हमारे पास मीडियम साइज ग्राफ्स होते हैं तब हम इसको यूज कर सकते हैं। अब अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें कि हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं इन ग्राफ्स को, वो हम देखेंगे।
मान लो हमारे पास कोई एग्जाम्पल है हमारे फ्लूइड वॉशल का, तो फ्लूइड वॉशल में क्या होगा, हम ना हमारे जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे ना इस ग्राफ के, उन सबको जीरो कर देंगे। जीरो क्यों करेंगे, जीरो इसलिए होता है जब हम खुद से ही खुद के बीच में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे होते हैं, मतलब जब हम खुद पे ही जा रहे हैं गोस टू इटसेल्फ, तब हम जीरो कर देंगे। और इनफाइनाइट कर देंगे जब हमारे पास कोई भी डिस्टेंस नहीं होगा, नो डिस्टेंस। तो मतलब डायगोनल एलिमेंट्स हम 1 से 1 जा रहे हैं तब जीरो हो जाएगा, 2 से 2 जा रहे हैं तब जीरो हो जाएगा, 3 to 3 जा रहे हैं तब जीरो हो जाएगा, 4 to 4 जा रहे हैं तब जीरो हो जाएगा। मतलब हमारे सारे एलिमेंट्स, हमारे जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो तो जीरो होने ही वाले हैं। और इनफाइनाइट हम तब एलिमेंट्स लेंगे जब हमारे पास कोई भी डिस्टेंस इनके बीच में नहीं आ रहा होगा। तो हमारे पास ऐसे हमारे पास 4-5 मैट्रिक्स बनेंगी। क्यों बनेंगी, अगर हमारी नोट्स 4 हैं तो हमारे जो मैट्रिक्स उससे एक ज्यादा बनेंगे, मतलब हमारी 5 मैट्रिक्स बनेंगी, D0, D1, D2, D3 एंड D4। तो ऐसे ही इन सारे मैट्रिक्स के अंदर हम पहले तो डायगोनल एलिमेंट्स को जीरो कर लेते हैं। अब हमारे डी नोट वाली के अंदर हम डिस्टेंस देखते हैं। 1 से 2 के बीच में कोई डिस्टेंस है 8 है। 1 to 3 हमारा कोई डिस्टेंस है नहीं है, तो हम उसको इनफाइनाइट। 1 to 4 कोई डिस्टेंस है 1 है। अगर हम अब 2 से 1 की बात करें, 2 से 1 हमारे पास कोई डिस्टेंस है नहीं है, इनफाइनाइट कर देंगे। सिमिलरली हम ऐसे ही सारी नोट्स को फिल करते रहेंगे। 2 से 3 का डिस्टेंस हमारे पास 1 है, 2 से 4 का कोई डिस्टेंस नहीं है, इनफाइनाइट। 3 से 1 का डिस्टेंस क्या है हमारे पास, 4 है। 3 से 2 का डिस्टेंस हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट। 3 से 4 का डिस्टेंस हमारे पास कुछ नहीं है, विच इज इनफाइनाइट। 4 से 1 की तरफ अगर हम देखें तब भी हमारे पास हमें कोई डायरेक्ट लिंक नहीं मिल रहा है, तो भी हम इनफाइनाइट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास सारे एरोस दिखा रखे हैं, हमें डायरेक्शन मिली हुई है कि हम उल्टा नहीं जा सकते। हमें जो एरो दे रखा है हम सिर्फ उसी डायरेक्शन में जा सकते हैं। अगर हम 4 से 2 की बात करें तब हमारे पास 2 डिस्टेंस दे रखे हैं। 4 से 3 की बात करें तो हमारे पास 9 डिस्टेंस दे रखा है। तो ऐसे तो हमारी पहले डी नोट मैट्रिक्स बन जाएंगे, विच इज नॉर्मल मैट्रिक्स, जिसके अंदर हम डिस्टेंस है या नहीं है वो स्पेसिफाइड कर देते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट मैट्रिक्स बनते हैं विच इज D1। D1 का मतलब क्या होता है, हम ना इसके अंदर एक ट्रिक होती है कि ना हम ना फर्स्ट रो, D1 का मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को ना एज इट इज कर देंगे जैसे हमारी पहली वाली मैट्रिक्स के अंदर थी। मतलब पहली वाली मैट्रिक्स के अंदर हम क्या थी, जो था ना उसको एज इट इज लिख देते हैं। तो एज इट इज अगर हम लिखेंगे तो पहली वाली के अंदर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एज इट इज मतलब 0 इनफाइनाइट 4 इनफाइनाइट। सिमिलरली इसको भी 0 8 इनफाइनाइट और 1। अब हमने चेंज क्या करना है, जो बाकी सारे एलिमेंट्स बचते हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स को भी सेम टू सेम हम वैसे ही करेंगे। अब इन बाकी सारे डिस्टेंस को फिल करने के लिए ना हम क्या करेंगे, अब हमारे D1 मैट्रिक्स है, मतलब हम अब कोई भी डिस्टेंस कवर करेंगे ना तो हम वाया 1 करेंगे। वाया 1 का मतलब अगर हमें 3 to 2 जाना है तो 3 to 2 हम डायरेक्टली नहीं जाएंगे, पहले हम 3 to 1 जाएंगे, फिर हम 1 से 2 जाएंगे। तो मतलब इन दोनों का डिस्टेंस ऐड करके हमारे पास 3 to 2 मैट्रिक्स का डिस्टेंस बनेगा। तो 3 to 2 मैट्रिक्स का डिस्टेंस कैलकुलेट करने के पहले 3 to 1 क्या था हमारे पास, 3 to 1 क्या था 4 था, और 3 to फिर हमारे पास 1 to 2 क्या था, 1 to 2 हमारे पास 8 था। तो 8 + 2 हमारे पास क्या बन जाएगा 12। तो हमारे पास यहाँ पे 12 मैट्रिक्स आ जाएगी। ऐसे ही हम सारे कैलकुलेट वाया 1 कैलकुलेट करते रहेंगे और हमारे पास सारे मैट्रिक्स डिस्टेंस क्या बन जाएंगे 2 9 1 एंड विच इज इनफाइनाइट। तो ये तो हमारे पास ऐसे डिस्टेंस बन जाएगा। सिमिलरली अगर हम D2 की बात करें, D2 के अंदर हम क्या करेंगे, हम सेकंड रो और सेकंड कॉलम को एज इट इज रखेंगे। मतलब सेकंड रो हमारे पास क्या थी 8 0 12 और 2, और रो क्या थी इनफाइनाइट 1 इनफाइनाइट। तो ये एज इट इज रह जाएगा। और सिमिलरली फिर हम D2 के अंदर भी क्या करेंगे, अगर हमें 3 से 1 जाना है, 3 से 1 हम सीधा नहीं जाएंगे, पहले हम 3 to 2 जाएंगे, फिर 2 to 1 जाएंगे। तो 3 to 2 हमारे पास डिस्टेंस क्या था, हमारे पास 3 to 2 डिस्टेंस क्या था 12 था। 3 to 2 अगर हम देखें तो 3 to 2 हमारे पास कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है 3 to 2, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। सिमिलरली अगर हम 3 to 1 की बात 2 to 1 की बात करें तो भी डायरेक्ट लिंक नहीं है, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो हमारा जो पहले वाला था उसको हम एज इट इज 4 लिख देंगे। ऐसे फिर वाया करते करते हम सारे डिस्टेंस को फिल कर देंगे। तो हमारे पास डिस्टेंस क्या बन जाएगा इनफाइनाइट 2 तो एज इट इज रहेगा 3 इनफाइनाइट 0 5 एंड 1, और ये क्या बन जाएगा हमारे पास 9 बन जाएगा। सिमिलरली अगर हम D3 की बात करें, D3 के अंदर हम थर्ड कॉलम में थर्ड रो को एज इट इज रखेंगे, मतलब 4 12 हमारा 0 और 5। सिमिलरली ये वाली कॉलम हमारे पास अब ये वाली एज इट इज रहेगी 9 1 0 ये था और एज इट इज 3। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे वाया 3 जाएंगे, मतलब हमें 1 से 2 जाना है तो 1 से पहले 3 जाएंगे, फिर 3 to 2 जाएंगे। ऐसे कैलकुलेट करते रहेंगे डिस्टेंस, और हमारे पास डिस्टेंस क्या बन जाएगा 0 5 7। इसके अंदर क्या बनेगा हमारे पास 8 0 12 2 9 1 0 3 1 6 5 0। सिमिलरली D4 के लिए अगर हम करें तो हमारे पास फोर्थ कॉलम एज इट इज रहेगी विच इज 7 2 3 0, और ये वाली क्या रहेगी 1 6 5 0। अब हम अगर इसकी बात करें, इसकी फिलिंग की बात करें तो इसके अंदर हम वाया 4 जाएंगे। मतलब अगर हमें 1 to 2 जाना है तो पहले 1 to 4 जाएंगे, फिर 4 to 2 जाएंगे। सिमिलरली हम इसको फिल कर लेंगे, क्या बन जाएगा हमारे पास ये बन जाएगा 5
4, इसके लिए हमारे क्या आ जाएगा 3072 और ये हमारे पास बन जाएगा 4103 और एज इट इज। तो ये जो हमारा डिस्टेंस बन जाएगा ये हमारे पास बन जाएगा शॉर्टेस्ट पाथ। अब हमें किसी भी इस ग्राफ के अंदर हमें शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है बाय यूजिंग फ्लोट वॉशल, तो हम इस वाली ऐसे एल्गोरिदम का यूज कर सकते हैं। तो दिस ऑल अबाउट दिस ऑयल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम्स एंड shortest path algorithms. So keep learning. Thank you for watching.